चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो टुडे टॉपिक अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं बेटा, तो एक एक करके उनके पास चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है, मोस्टली यहाँ पे एमसीक्यू टाइप ही रहेंगे। तो लेक्चरर के अंडर का ये क्वेश्चन पेपर है बेटा। तो बीटा डिके इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक इंटरेक्शन फोर्स। तुम्हारे पास चार ऑप्शन दे रखी है कि बीटा डिके इज ए कॉन्सिक्वेंस, किस वजह से बीटा डिके होता है। तो बीटा डिके जो है बेटा वो वीक फोर्स की वजह से होता है। तो काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बीटा डिके में जो न्यूट्रिनो निकलता है तो वो दैट रिलेट्स टू वीक डिके, मतलब वीक इंटरेक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करता है। बीटा डिके होता क्या है? तो जैसे आपके पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन विल डिके इनटू ए प्रोटॉन अलोंग विद इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है बेटा यहाँ पे? दैट इज वीक इंटरेक्शन। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, ज़्यादा बड़े नहीं है बेटा। तो न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू है। तो हमें जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो शॉर्ट रेंज होती है और इट कैन प्रिवेल ओनली विद इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 1.2 फर्मी के आसपास होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होती है एंड इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, विच मीन्स दैट इट ट्रीट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑन द सेम फुटिंग। प्रोटॉन चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है। तो जो फोर्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में होगी, सेम फोर्स जो है वो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर होगी। तो इट इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। तो ऑप्शन भी आपके पास जो ऑप्शन सी है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ड्यूरिंग पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर बाय गामा रेज, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट मस्ट बी 1.02, 2.5, 4.02, 3.02 MeV के आसपास लिखा हुआ रिजल्ट। चार ऑप्शन है आपके पास, सिंपल सी रिजल्ट है कि अगर पेयर प्रोडक्शन करनी है तो गामा रे के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो ये आपके पास सिंपल सी गामा है। तो इसने क्या प्रोड्यूस करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को पेयर को प्रोड्यूस करना है। अब हमें कितनी एनर्जी चाहिए? इट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास होता है दैट इज 0.511 MeV। सिमिलरली पॉजिट्रॉन, उसका जो रेस्ट मास होता है दैट इज 0.511 MeV। इन दोनों का सम कर दें तो रिजल्ट क्या बनेगा? दैट विल बी 1.02 MeV रिजल्ट बनता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what type of interaction is responsible for the spin orbit coupling? तो जहाँ जैसे आपने शेल मॉडल वगैरह पढ़ा होगा, तो शेल मॉडल में क्या होता है कि अगर आप स्फेरिकल सिमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल शेल मॉडल इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर स्पिन ऑर्बिट फोर्स वगैरह को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का क्या मतलब होता है? तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है? जैसे आपको पता है कि अ, जैसे अगर हम एटॉमिक मॉडल की बात करें, एटॉमिक लेवल्स की बात करें, तो अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, इसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये एल डॉट एस वाला कंसेप्ट आ जाता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो उसको बोला जाता है। इट इज इन रिलेशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज एन इफेक्ट ऑफ इन एडिशन टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो लेकिन उसके बजाय एक और फोर्स भी होती है। इट अकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेटेड एंड द इंट्रिंसिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एल डॉट एस का जो कंसेप्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है ये। तो मैग्नेटिक रिजल्ट जो है हमारे पास वो ठीक हो जाता है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नहीं है, स्ट्रांग भी नहीं है बेटा, इट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपोलैरिटी पॉसिबल फॉर ए रेडियोएक्टिव ट्रांजिशन इज लिमिटेड बाय सिलेक्शन रूल बेस्ड ऑन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, पॉली प्रिंसिपल और पैरिटी। मतलब अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर से
कोई गामा रे निकल रही है बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी ऑफ, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिविटी इमिट कर रहा है, तो कौन से सिलेक्शन रूल होंगे जो इसको गवर्न करेंगे, मतलब जो सिलेक्शन रूल होंगे वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो सिलेक्शन रूल का सिंपल सा फंडा है, इट इज बेस्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सिलेक्शन रूल कौन से होंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लैरिटी का कौन सी होगी गामा की, या तो M1 हो सकती है, E2 हो सकती है, या E1 हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीन गामाज ही आपको देखने के लिए मिलती है न्यूक्लियस के। कभी M2 देखने के लिए मिल जाती है लेकिन बहुत वीक होती है। वो इसके बारे में हम अलग से लेक्चर बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एंगुलर मोमेंटम हमारा ऑप्शन ओके है, पॉली प्रिंसिपल का भी लेना देना नहीं है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो पैरिटी आ जाती है, ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन पैरिटी जो है, पैरिटी को हम ड्राइव कर सकते हैं -1 के साथ। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, उससे पैरिटी ड्राइव हो सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन आपका बी ही आएगा। ठीक है जी, तो पैरिटी कैन आल्सो बी ड्राइव्ड फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम, सो रिजल्ट जो है वो ऑप्शन बी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। इनमें से कौन सा जो रेडियो एक्टिव मोड नहीं है। अल्फा डिके, इट इज आल्सो रेडियो एक्टिव डिके। फ्यूजन, इट इज नॉट ए रेडियो एक्टिव डिके। तो न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं, जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियर फ्यूज करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करके आपके पास बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसको हम हीलियम बोल देते हैं। इट इज ए न्यूक्लियर एक्शन। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो होता है वो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई करते हैं। ठीक है जी, जैसे आपको बीटा डिके पता होगा। बीटा डिके आप एक सिंपल सी इक्वेशन ले लो, वहां से भी पता चल जाता है आपको। ये क्या हो गया आपके पास, बीट सिंपल बीटा डिके की बात आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको प्रोटॉन कैप्चर की बात करेंगे, मतलब एक प्रोटॉन जो है वो जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, जो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इक्वेशन आएगी, विच इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिके। तो इट विल नॉट बी अ प्रॉपर सिस्टम है, ये भी डिके का पार्ट बन जाएगा। और पॉजिट्रॉन इमिशन, इट इज आल्सो टाइप ऑफ बीटा डिके। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगी, तो ऑप्शन हमारे पास बी ही बचती है कि फ्यूजन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्मल न्यूट्रॉन क्या होती है। थर्मल न्यूट्रॉन जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज, तो थंब रूल याद रखिए बेटा। इसका याद रखने का, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो आपने डायरेक्टली लिखना हो तो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका ऑप्शन पता लग ही गया होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता है, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस वजह से दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन ए ही हमारे पास यहाँ पे है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन ए बीटा डिके ऑफ ए फ्री न्यूट्रॉन। मतलब अगर न्यूट्रॉन जो होता है, फ्री न्यूट्रॉन हमेशा ही अनस्टेबल पार्टिकल है, 15 मिनट से ज़्यादा ये टिक नहीं सकता, इसका लाइफ टाइम इतना ही होता है। तो प्रोटॉन जो प्रोटॉन में डिके करेगा, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो बनेगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द बीटा डिके। इसकी काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। The neutron and proton mass difference is 1.30 MeV। तो मतलब इसमें निकालना क्या है। अब ये देखिए, बीटा डिके में दो पार्टिकल एनर्जी शेयर करते हैं, अगर आपने प्रॉपरली बीटा डिके की थ्योरी पढ़ी हो तो। अब जो न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो सारी एनर्जी भी कैरी कर सकता है और जीरो एनर्जी भी कैरी कर सकता है। अब हमने क्या निकालना, क्या है, मैक्सिमम एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या कर मान लेते हैं कि सारी की सारी एनर्जी कौन कैरी आउट करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेगा। और न्यूट्रिनो जीरो एनर्जी कैरी करेगा। तो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन हो गई, एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के मास डिफरेंस से हमें क्या पता चलेगा, इसकी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन कैरी आउट करेगा। सो मास डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा ई, जितना मास डिफरेंस है उसमें से निकल आएगा। तो 1.30 MeV
से हमारे पास एनर्जी बनेगी, जो मास डिफरेंस होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसको निकालने के लिए टोटल एनर्जी से इसकी रेस्ट मास एनर्जी जो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल बी अ सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको रेस्ट मास एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बता के हटाऊं कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 0.511 MeV के बराबर होती है। तो अगर आप ये चीज़ लेके चलोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1.30 माइनस 0.511 MeV का रिजल्ट बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 0.79 के आसपास आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है जी, तो बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत हो जाए। तो सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लाइटर एलिमेंट्स टू बी स्टेबल न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो मस्ट बी। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्लॉट दिखा देता हूँ, सेग्रे प्लॉट टाइप्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, अगर आप न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का एक चार्ट बनाते हो तो उसमें पता चलता है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो, उनका जो चार्ट है दैट इज डेविएटिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू जेड। मतलब n इज इक्वल टू जेड वाली ये जो लाइन है उससे डेविएट कर रहा है। तो अगर लोअर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, उसकी रेशो क्या रहेगी, जैसे 28 है तो 28 के कॉरस्पॉन्डिंग 28 आ रहा है, तो इट विल बी रेशो 1/1। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज के हमारे पास प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काज करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस बल्की होगा तो आपको क्या चाहिए, वहाँ पे न्यूट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। इसलिए इसी वजह से जो हैवी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो जो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमा आता है यूरेनियम के लिए फॉर दी हैवी न्यूक्लियस वो 1.5 के आसपास आता है। और जो आपके पास लाइटर एलिमेंट होते हैं वहाँ पे n/z रेशियो जो है वो 1 के बराबर होती है। मतलब 1:1 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास लाइटर एलिमेंट के लिए क्लिक करेगी, तो ऑप्शन हमारे पास डी रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।